स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल भविष्य में, जहां मिलता है आपको सबसे कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो पिछले एक साल से मैं YouTube पर एकदम एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर से मैं YouTube पर आ रहा हूं और रेगुलर बेसिस पर जो है कि वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर अब जो है कि कॉमर्स की क्लासेस जो है वो कराई जाएंगी। टॉपिक बाय टॉपिक जो है लेक्चर्स वीडियो बनाए जाएंगे और वो फ्रिक्वेंटली जो है कि चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और वीकली जो है कि लाइव क्लासेस भी जो है कि चलाई जाएंगी। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट्स 12th बेसिकली 11 12 दोनों के ही जो है कि वीडियोस बनाए जाएंगे कॉमर्स के, बेसिकली अकाउंटेंसी, बिजनेस और एंड इकोनॉमिक्स की। तो जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं इस बार जिनका बोर्ड्स है उनके लिए जो है कि मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि उनका पूरा जो है प्रिपरेशन कराया जाए और पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। और अगर आप चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको बताई जाएंगी वो सभी एकदम कॉन्सेप्चुलाइजेशन तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो अकाउंटेंसी आपको हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी जो है सिंपल तरीके से बताया जाएगा और टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपकी क्लासेस जो है कराई जाएंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छी समझ में आ जाए। तो इस चैनल पर जो है कि 12th बोर्ड बेसिकली अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की जो है कि वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करा जाएंगे और वीकली जो है कि आपकी लाइव क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि एक बेहतर तैयारी के लिए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। और वहां पर मैं आपको अपडेट वीडियोस और जो भी प्रैक्टिस हैं हर एक चैप्टर के, जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म कर जाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस जो है कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेजता जाऊंगा और आपके भी जो डाउट्स रहेंगे उसी चैनल माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगे और मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस लेकर या फिर उसका जो है कि सोल्यूशन वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो पूरी तरीके से ये चैनल स्टूडेंट ओरिएंटेड है और स्टूडेंट्स की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कि हेल्प की जाएगी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो आपका पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके कुछ थ्योरी पोर्शन से, क्योंकि एक दो लेक्चर उसके थ्योरी के होंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल की जो है कि वीडियोस जो है कि वो आने शुरू होंगी। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके साथ साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको इतने टॉपिक में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यूज में बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। और जब मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके साथ साथ ये भी बताते जाऊंगा कि पिछले साल या उसके पहले, ठीक है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछे गए थे, मतलब कि जो भी आप जो पहले स्टूडेंट रहे होंगे उनसे जो है कि पूछा गया था, तो वहां से भी क्वेश्चन जो है कि बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से सारी अपडेट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की बात करें तो हम लोग को बेसिकली इसमें जो है कि 5-6 टॉपिक्स जो है कि वो पढ़ने होते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो आपका जो है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है कि पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, उसके साथ आपके पास एडजस्टमेंट, ठीक है, मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में थ्योरी पोर्शन को ही कवर करेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी को पढ़े हुए आप प्रैक्टिकल को एकदम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप बात करें तो 11th क्लास में आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप का एक्ट 1932, ठीक है, 1932 के सेक्शन 4 में जो है कि डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, चलिए उसको भी हम लोग जो है कि समझ लेते हैं। सो
पार्टनरशिप इज अ relation between person who agree to share the profit of a business carried on by all और any of them acting for all। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा रिलेशन है जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, और वो जो बिजनेस है वो या तो उन सबके द्वारा चलाया जा रहा हो या उनमें से कोई एक उसको चला रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब यही है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो सारे पार्टनर मिलकर चला सकते हैं या उन सभी पार्टनर में से कोई एक जो है कि मिलकर चला सकता है। आगे फीचर्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे जो पार्टनर्स होता है वो फर्म से दो तरह के जुड़ा होता है, एक होता है एजेंट और एक होता है प्रिंसिपल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज जो है कि बताऊंगा। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके फीचर्स को जो है कि पढ़ते हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर है कि 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल पार्टनर होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मिनिमम 2 जो है कि पर्सन होने चाहिए। बात करें यहाँ पर, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट as per the Indian Contract Act 1872, every person except the following are competent to the contract, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम 18 ईयर एबव हो, ठीक है, 18 ईयर एबव हो, वो जो है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बन सकता है। कौन पार्टनर नहीं बन सकता, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, पागल, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो कि ये पार्टनर नहीं बन सकते, ये ऐसे लोग जो पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि क्या ये जो माइनर पार्टनर है, ये जो माइनर पार्टनर है, क्या ये पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन बात करें अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, तो जो माइनर है वो पार्टनर बिल्कुल से बन सकता है। लेकिन यहाँ पर केस होता है कि पार्टनर अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो है कि इसको पार्टनर बनाया जा सकता है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। न तो वो फॉर्म का जो है कि अकाउंट्स और बुक्स, जो भी अकाउंट्स और बुक्स हैं उसको चेक कर सकता है, न ही जो है कि वो फॉर्म में जो है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो जो माइनर हैं वो डेफिनेटली 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैंने पहले बताया कि जिस टॉपिक से जिस तरीके क्वेश्चन बनता है वो आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन करता है कंपनी एक्ट। कौन डिफाइन करता है, कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट देखिए, सब पहले थी कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, जो पहले फॉलो होती थी। उसके बाद 2013 में जो है कि अमेंडमेंट किया गया और एक नई एक्ट लाई गई जिसको बोला गया कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो 1956 के बारे में पहले बात करते हैं। तो 1956 के बारे में अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं, मिनिमम, और एक होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात अगर करें तो मिनिमम नंबर पार्टनर जो है कि 2 बताए गए हैं और मैक्सिमम जो है जनरल पार्टनरशिप में 20 बताए गए हैं। एक इसमें बीच में था बैंकिंग। बैंकिंग हिसाब से कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो बैंकिंग हिसाब से मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और मिनिमम 2 ही रहेंगे। यानी 1956 ने, कंपनी एक्ट 1956 ने डिफाइन किया कि चाहे बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म हो और चाहे जो है जनरल पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें मिनिमम 2 और बैंकिंग है तो मैक्सिमम 10, ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप है मैक्सिमम 20 जो है पार्टनर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये जो है कि जनरल पार्टनरशिप क्या है और बैंकिंग पार्टनरशिप क्या है। तो बैंकिंग पार्टनरशिप एक ऐसी संस्था है जिसका जो है कि मेन वर्क, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन जो है वो पैसों को उधार लेना देना है या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी काम करना है, ठीक है। और जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें या तो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं
या प्रोड्यूस किए हुए गुड्स जो है बेचे जाएं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, इस तरीके की जो है कि एक्टिविटी अगर होती है तो जनरल पार्टनरशिप वो कहा जाएगा। चलिए कंपनी जो 2013 चलते हैं, तो 2013 में बात करें तो इसमें जो है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है 100, ठीक है। इसका जो सब सेक्शन था आई थिंक 264, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा इसको, 264 अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 हो सकते थे। लेकिन उसके बाद 2014 में अमेंडमेंट किया गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म वुड बी हाउ मच 50, रूल्स 10 ऑफ कंपनी एक्ट मिसलेनियस रूल्स 2014, ठीक है। तो 2014 के हिसाब से मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 50 ही हो सकते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं तो और कितने पार्टनर जो है कि आ सकते हैं, तो ऑप्शन आपका था 50, 96, 46, ठीक है, और 100, ठीक है। तो आपको जो सही जवाब था वो कितना था, वो 46 था। क्यों? क्योंकि 2014 के हिसाब से जो पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लिमिट है मेंबर्स की वो कितनी हो सकती है, 50, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें थ्योरी को किस तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, माइनर पार्टनर बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। देखिए, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन फर्म, हाउएवर ही इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया, जो माइनर होता है वो पार्टनरशिप फर्म में इस तरीके से एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिर्फ प्रॉफिट के लिए उसे एडमिट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्रीमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ एग्रीमेंट में ऐसा क्या ध्यान देने वाली बात है। सो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट समझौता आपसी। इट मस्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अ हिंदू डिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, HUF, जिसका जो है कि खुद का लॉ है, एंड नॉट बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है। सच एज एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। सो एग्रीमेंट का मतलब है समझौता, ठीक है। जब तक पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। अब यहाँ पर दो बातें मुख्य होती हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, वो एग्रीमेंट जो है कि ओरल भी हो सकता है, ठीक है, और रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो रिटन में होना कंपलसरी या फिर नहीं, तो बिल्कुल नहीं, रिटन में होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, नेसेसरी है, ठीक है, वॉलंटरी है, मतलब इच्छा अनुसार, ठीक है। अगर ओरल भी अगर एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो रन कर सकती है। लेकिन ओरल होने का बहुत सारे डिसएडवांटेज है। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, कभी सैलरी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। कभी एक्टिव पार्टनर है, वो काम कर रहा है तो सैलरी डिमांड करेगा। पैसिव पार्टनर है, ठीक है, वो कहेगा हम ज्यादा कैपिटल लगाए हुए हैं तो हमें इंटरेस्ट जो है हमें ज्यादा चाहिए। तो ओरल अगर एग्रीमेंट रहेगा तो प्रॉब्लम्स आएगी, अगर रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीजों को कोर्ट भी साक्ष्य के रूप में मानता है, ठीक है। तो बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं पर भी कंपल्सन नहीं किया गया है कि रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब यही एग्रीमेंट अगर रिटन हो जाता है तो उसका एक नाम आ जाता है, उसको बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म के सारी कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है, कैसे क्या करना है, कितना इंटरेस्ट कैपिटल लगना है, कितना इंटरेस्ट ड्राइंग लगना है, सैलरी कितना मिलना है, कमीशन कितना मिलना है, कितने पार्टनर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या, सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड इस पार्टनरशिप डीड में होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है फीचर existence of business and profit motive. Partnership can be formed for the purpose of carrying out some business with the intention of earning profit. As such, business must be legal. A joint ownership of some property by itself cannot be called partnership. ठीक है, तो पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस मतलब यही है कि चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे एक्सचेंज हो, ठीक है,
वो रेगुलर बेसिस होना चाहिए और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाता है। क्लास 11 में बिजनेस का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस हैविंग अ प्राइवेट मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, तो बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव दोनों होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी का अगर ज्वाइंट ओनरशिप किसी के पास है, मान लीजिए किसी का लैंड है, ठीक है, 1 एकड़, और उसमें जो है कि 3 लोग जो है कि 3 लोग की हिस्सेदारी है, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, न कि किसी बिजनेस का। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। The agreement between the partners must be aimed at sharing the profit of the business. If some person join hand to run some charitable activity, it will not be called partnership. Further, if a partner is derived of his right to share the profit in the business, he cannot be called partner. But it is not necessary that all the partners should share the losses also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for the losses. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें प्रॉफिट का बंटवारा होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा तभी वो जो है पार्टनरशिप कही जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है अगर प्रॉफिट का बंटवारा हो तो ऐसा नहीं है कि लॉस भी सभी लोग बियर करेंगे, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिसाइड होगा कि अगर लॉस होता है तो कुछ पार्टनर उसको बियर करेंगे, बाकी कुछ उसको बियर न करें। फॉर एग्जांपल माइनर पार्टनर है तो माइनर पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, बाकी लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेगा। उसी बात को यहाँ पर और क्लैरिफाई किया गया है। तो प्रॉफिट का शेयर होना पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था कोई चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाना मोटिव होगा तभी पार्टनरशिप फॉर्म जो है कि कहलाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? आगे चलते हैं। फिफ्थ पे रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Each partner is an agent as well as principal of firm. An agent because he can bind the other partners by his act, and a principal because he himself can be bound by the act of the other partner. तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में पहले से ही मेंशन है क्लियरली, द पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो या तो सभी पार्टनर मिलकर चलाएं या उनमें से कोई एक चलाएं। ठीक है, अब यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनर ने, ये पार्टनर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो पार्टनर ए ने कोई गलती की, ठीक है, और उस गलती से फॉर्म को जो है 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस 10,000 नुकसान सिर्फ और सिर्फ ए से नहीं लिया जाएगा, बी से भी लिया जाएगा और सी से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसमें सारी हिस्सेदारी बी और उसके साथ साथ सी की भी होगी। ठीक है, चाहे बी और सी उस बिजनेस को चला रहे हो चाहे ना चला रहे हो, लेकिन अगर उस संस्था में पार्टनर हैं तो उनकी भी जो है जवाबदारी होगी। तो अगर कोई पार्टनर अपनी गलती से, ध्यान समझिएगा, कोई पार्टनर अपनी गलती से दूसरे को फंसाता है तो दूसरा वाला बी और सी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएंगे? एजेंट। ठीक है, जैसे एक स्कूल का एग्जांपल लीजिए। अगर आप स्कूल में कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग होती कहीं पर भी तो सबसे पहले जवाब किससे मांगा जाएगा? सबसे पहले जवाब प्रिंसिपल से मांगा जाएगा, भले ही उस प्रिंसिपल का उस एक्टिविटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर अपनी गलती की वजह से खुद फंसता है तो एजेंट कहलाता है इंडिविजुअली, और अगर अपनी गलती से किसी दूसरे फंसाता है जो दूसरे जो फंसने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल। मतलब किया कुछ नहीं, भर दिया 100 रुपया। ठीक है, तो आपने किया कुछ नहीं फिर भी आप लाइबल हो गए, दैट मीन्स यू आर प्रिंसिपल इन अ पार्टनरशिप, और आपने किया उसकी वजह से आपको भरना पड़ रहा है तो आप क्या हो गए? आप एजेंट हो गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Business carried by all or any of them acting for all. It means that each partner can participate in the conduct of the business, and each partner is bound by the act of other partner in respect to the business of the firm. यही हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा प्रिंसिपल में कि जो प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का एक फीचर, उसमें जो पार्टनर्स हैं वो दूसरे की एक्टिविटी से बाउंड रहते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस है वो सभी लोग चला सकते हैं या उनमें से कोई एक चला सकता है। इसीलिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बटे हुए हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म को चलाता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है।
पैसिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म में पैसा लगा देगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा उसको बियर करेगा, लेकिन फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसको जो है कि सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब समझिएगा, अ पार्टनरशिप फर्म हैज टू नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब दोनों एक ही होते हैं। इट्स मींस दैट ऑल द एग्रीमेंट इंटर्ड विद द फर्म विल बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। ठीक है, मिलाकर भी और अलग अलग भी। हाउएवर पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट। अभी आप थोड़ा समझिएगा, देखिए जब तक फर्म, ध्यान समझिएगा, जब तक फर्म रन कर रही है, ठीक है, तब तक जो पार्टनर है, ठीक है, और ये जो फर्म है, इन दोनों बीच का जो ये दोनों क्या है? ये दोनों सेपरेट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सेपरेट। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये फर्म बंद होगी, डिसोल्यूशन होगा इसका। क्या होगा? डिसोल्यूशन। वैसे ये फर्म और पार्टनर एक हो जाएंगे और पार्टनर को जो है कि फर्म का सारा पैसा चुकाना होगा। इवन अगर फर्म के जो डेब्ट्स हैं वो फर्म के एसेट्स को बेचकर अगर मीट आउट नहीं हो पाते हैं तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके जो है कि फर्म का पैसा चुकाया जाएगा। अब यहां से एक नंबर क्वेश्चन पूछता है, आपको एक एमसीक्यू दे देगा, उसमें पार्टनर्स दे देंगे, 2-3 एबीसी वाले 3 लोग हैं, किसी कैपिटल 60,000, किसी कैपिटल 70,000, किसी कैपिटल 80,000। ठीक है, उतना दे देगा और उसके साथ साथ पार्टनर्स का कुछ पर्सनल एसेट्स दे देगा और क्वेश्चन में पूछ देगा कि पार्टनर्स की जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो कितनी हो सकती है। तो आप वही ऑप्शन चूज करिएगा जहां तक उनका पर्सनल एसेट्स है वहां तक उनकी जो है लायबिलिटी होगी। मान लीजिए ए का पर्सनल एसेट्स होगा 50,000, बी का पर्सनल एसेट्स होगा 60,000 और सी का पर्सनल एसेट्स हो गया 80,000। तो जहां तक पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स होती है वहां तक पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको इस तरीके समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक से बोर्ड्स में क्वेश्चन जो है कि आपके बनते हैं। ठीक है, तो जब तक फॉर्म रन करेगा सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी। जैसे ही फॉर्म डिसोल्यूट हुआ, पार्टनर फॉर्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और पार्टनर्स को फर्म का सारा डेब्ट चुकाना होगा। और ये वहीं पे होता है जहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटीज मैक्सिमम देखा जाए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो बस 2 ही जगह होती है। ठीक है, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बेसिकली बात बिजनेस पर्पस के लिए। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दोनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दोनों में जब तक बिजनेस रन करता है तब तक सेपरेट मानते हैं। जो भी ड्रॉइंग होगा माइनस होगा, प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल नहीं आएगा ऐड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, वो जो है कि कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन जैसे ही फर्म बंद होगी वैसे ही जो ओनर है और जो फर्म है दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, और पार्टनर्स को या सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल संपत्ति को बेच करके जो है फर्म के डेब्ट्स को मीट आउट करना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फीचर हो गया पार्टनरशिप का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे एक बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स क्या क्या राइट्स होते हैं? ठीक है, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस विद अदर पर्सन, ये मैंने बता दिया। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बता दिया। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेट इन द मैटर रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि हर एक पार्टनर्स को अधिकार होता है पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी एक्टिविटी होगी उसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में बुक्स रखे जा रहे हैं, जिनमें रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, कभी भी उनका इंस्पेक्शन कोई पार्टनर्स कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई भी पार्टनर किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन होने से रोक सकता है। जब सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तभी किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। एवरी पार्टनर हैज अ जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर होते हैं। अब यहां से देखिए एक नंबर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है एमसीक्यू में। उसमें ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 लोग हो गए। ठीक है, सी थोड़े से चालाक थे, ठीक है, उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और फर्म से जो है 1 लाख ले लिया। बहुत तेज है। कितना ले लिया? 1 लाख ले लिया। इस 1 लाख को इन्होंने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया
और वहां जो है कि 1,25,000 रुपए बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इनको 1,00,000 रुपए जो है वो फॉर्म को वापिस करना होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इस 25,000 को ए बी और सी, सी बी ए उल्टा कर दिया तो इतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है, इन तीनों में जो है कि बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस 1,00,000 रुपए पे सिर्फ और सिर्फ सी का हक नहीं है, इस 1,00,000 रुपए पे बी और सी का भी हक है। तो यहां से जो है केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म से कोई पैसा लेता है, उसको बाहर इन्वेस्ट करता है, उससे प्रॉफिट बनाता है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है कि सारे पार्टनर्स जो है कि लेंगे। अगर यहाँ पर लॉस भी हो जाता है तब भी जो है कि लॉस को भी सारे पार्टनर्स को ही बियर करना होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक सभी के लिए जो है कि रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर्स को जो है कि रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके तरफ से काम कर सकता है। तो प्रॉफिट होगा तब भी हिस्सा मिलेगा और लॉस होगा तब भी हिस्सा जो है बांटना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहां से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है कि बनता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a partner has given loan to the firm, he has right to receive interest at agreed rate. If the rate of interest not agree, it paid 6%. ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, किसको? फर्म को लोन दिया है, तो वहां पर जो है कि फर्म जो है उस पार्टनर कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी? 6%। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको जरा सा आप देखिएगा। आप सभी लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? बैलेंस शीट। क्लियर? ये बैलेंस शीट हो गया। आपने हॉरिजॉन्टल भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी हो गई और ये आपका एसेट्स हो गया। ठीक है, देख ले, थोड़ा सा समझने की बात है। यहां लिखा है मिस्टर ए लोन। ठीक है, और यहां पर ए और बी पार्टनर हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, और यहां पर लिखा है मिस्टर बी लोन। ठीक है, और यहां पर लिख दिया है मिसेस बी लोन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर वो 6% इंटरेस्ट देने के बाद किसको कह रहा है, तो एकदम ध्यान सुन लीजिएगा। अगर कोई भी लोन एसेट साइड दिखाया गया है तो इसका मतलब ये जो लोन है उसको फर्म ने दिया है, तो फर्म का ये इन्वेस्टमेंट होगा और फर्म को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसका 6% कोई मतलब नहीं है। अगर फर्म ने किसी पार्टनर्स को या किसी आउटसाइडर को कोई भी लोन दिया है तो फर्म का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसका जो इंटरेस्ट रेट है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग से डिसाइड होगा, उसका इस 6% से कोई सरोकार नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात, यहां मैंने लिखा है मिसेस बी लोन, न कि मिस्टर बी लोन, यानी बी की वाइफ ने फॉर्म को क्या दिया है? फॉर्म को लोन दिया हुआ है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी पार्टनर्स को छोड़कर, चाहे पार्टनर्स जो हैं उनकी वाइफ्स हो, ठीक है, उनके पेरेंट्स हो, उनके कजिन्स हो, उनके सिबलिंग्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, अगर किसी ने भी पार्टनर्स को लोन दिया हुआ है तो थर्ड पार्टी लोन कहलाता है। ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एग्रीड होता है, उसका इस 6% से कोई भी सरोकार नहीं होता। वो 8%, 10%, 15% जैसा पार्टनरशिप डीड में हो या फिर जैसा ओरली बात किया गया हो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो 6% की बात आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए आ रही है। इसके लिए पार्टनर्स लोन, ये मिस्टर ए लोन है। इसका मतलब है कि फर्म ने मिस्टर ए से लोन दिया है, तो अगर किसी पार्टनर ने, फिर से कह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा अच्छे से, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेंशन नहीं किया गया है तो उसको 6% इंटरेस्ट का रेट जो है वो चुकाया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a partner incurs expenses or make payment on behalf of the firm, he has right to be indemnified by the firm. अगर किसी पार्टनर ने फर्म की तरफ से कुछ पैसा दिया हुआ है तो फर्म उसको जो है कि वापस करे। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने फर्म की तरफ से एडवांस में कहीं पर रॉ मटेरियल खरीदना था, एडवांस में 10,000 रुपये अपने जेब से दे दिए, तो फर्म उस 10,000 रुपये को वापस करेगी। अगर वापस नहीं करती है तो उस 10,000 रुपये को प्रॉफिट में से या कहीं से जो है काट करके मिस्टर ए कैपिटल में उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो सभी पार्टनर्स को ये छूट रहती है, ये सहूलियत रहती है कि वो जब चाहे
वो अपने मर्जी से एक प्रॉपर नोटिस दे करके रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो ये राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स रहेंगे आपके आप वहां पूछिएगा, और मैं भी जो है कि आपको प्रैक्टिस कराने के लिए वहां पर जो है कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। तो एक ये 2008 में जो है कि एक इनिशिएटिव है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाने की, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से सभी पार्टनरशिप फर्म को जो है कि नहीं बना पाते, तो एलएलपी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ये लॉ से बनाई जाती है। ठीक है, और इसलिए जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो परपेचुअल होता है। जैसे कंपनी को होता है, कंपनी खत्म नहीं होगी भले कोई आए चाहे जाए, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी खत्म नहीं हो सकती भले कोई पार्टनर आए चाहे जाए। इसमें जो मिनिमम पार्टनर्स हैं उनकी संख्या 2 होती है, और जो मैक्सिमम पार्टनरशिप है वो अनलिमिटेड है, वो कितनी भी हो सकती है, इसके लिए कुछ भी बताया कहा नहीं गया है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इन इंडिया केम इनटू द एग्जिस्टेंस विद द enactment of the Limited Liability Partnership Act 2008, which lay down the law for the formation and regulation of the limited liability partnership. Definition क्या है? Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. तो जो 2008 एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे से कुछ फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, लॉ से बना हुआ है, और अगर ये बंद भी होगा तो लॉ से ही बंद होगा, किसी भी इंडिविजुअल के आने और जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ऑफ इट्स पार्टनर्स। ड्यू टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देयर इज नो बाउंडेशन दैट इफ फर्म has dissolute, so the personal property of the partner will be sold out to meet out the firm's liability। ऐसा कुछ नहीं है, अगर फर्म बर्बाद भी होती है तो जितने तक सबका हिस्सा होगा, जितना उसका कैपिटल होगा, उतने तक की लायबिलिटी हो सकती है, उससे ऊपर की लायबिलिटी नहीं हो सकती। एलएलपी सेल है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत मतलब चिरंजीवी, बहुत लंबे समय तक। ठीक है, वो चलता ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में है, अगर सही पार्टनर्स फर्म को नहीं चलाना चाहे तो पार्टनरशिप जो तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, कितने भी पार्टनर्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए शाश्वत है, ये चिरंजीवी है, चलता ही रहेगा। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंट राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। तो किसी भी पार्टनर्स के चेंज होने पर एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अप्लाई टू एलएलपी। एलएलपी खुद का एक्ट है 2008, जो कि 1932 से एकदम अलग है। तो 1932 के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो एलएलपी 2008 पे अप्लाई नहीं होंगे। एलएलपी 2008 के जो रूल रेगुलेशन और एक्ट है वही सब क्या होंगे? वही सब अप्लाई होंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, ये 1932 में है, 2008 में है। ये ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, और इसका क्या है? कंपलसरी, चूंकि लॉ से बना हुआ है। ये एग्रीमेंट से बनता है, ये क्या है? ये क्रिएटेड बाय लॉ से है। ये बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम पार्टनर। ठीक है, कोई भी संस्था पार्टनर जो है नहीं बन सकती इसमें, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर। ठीक है, कोई भी संस्था जो है कि पार्टनर से एलएलपी में बन सकती है। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक पार्टनरशिप फर्म रन कर रही है तब तक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे पार्टनरशिप बंद हुई, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एंटिटी बन जाती है। पार्टनर्स और फर्म दोनों एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके फर्म का जो है कि पैसा चुकाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे जो टॉपिक्स हैं उन सारे वीडियोस पे भी उन सारे वीडियोस को भी आगे जो है कि आप सभी के लिए अपलोड किया जाएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा मिलता रहेगा कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन।